सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 का फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक को। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार है सुदर्शन पटनायक, जिन्हें अभी इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए अब ये प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए ये पुरस्कार मिला है। अभी 5 और 9 अप्रैल तक इंग्लैंड के वेमाउथ में वार्षिक सैंडवर्थ अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन हुआ था, वहीं पे उनको ये सम्मान मिला। उनके बारे में आपको बता दूं, इससे पहले 2014 में पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है और उन्होंने जो 12 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई थी उसके लिए रशिया में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 उन्होंने जीता था। पिछले साल की ये बात है, ठीक है। तो इस बार का फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक को। ये रेत कलाकार है, मूर्तिकार है, कहां से हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है। अच्छा, आज मैं यहाँ पे आपको अवार्ड रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि कल ही मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके दिया है अवार्ड्स के ऊपर, जिसमें जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के शुरुआत के 3 महीनों में जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े वो सारे मैंने वहां पे कंसिडर किए हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो इसके बाद जाकर के देख लेना, ताकि सारे इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड्स वाले प्रश्न है वो एक साथ वहीं पे क्लियर हो जाए। कल मैंने वीडियो शाम को डाला था, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेना। क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हो सकता है आपने कर लिया तो फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा होगा, साथ में फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिला तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि इसी तरह से अब आगे कुछ और टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा, जिसमें हम शुरुआत के 3 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट उससे संबंधित प्रश्न होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, यह भी मुंबई से रवाना किया गया? तो सही उत्तर होगा INS त्रिवेणी। तो अभी 7 अप्रैल 2025 को ही INS त्रिवेणी पर सवार होकर के पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, इसको मुंबई से रवाना किया गया। यह अभियान मुंबई से सेशल्स तक जाएगा और 55 दिनों में 4000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करके वापस मुंबई आएगा। और आपको याद हो तो इसी तरह का एक प्रश्न हमने पिछले साल भी पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि INS तारिणी पर सवार होकर के नाविका सागर परिक्रमा अभियान शुरू किया गया था। और अभी ये जो वैश्विक परिक्रमा अभियान शुरू किया गया वो किस पर सवार होकर के गए? INS त्रिवेणी पर। और ये पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान है हमारा। उस अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। त्रिसेवा मतलब इसमें हमारी तीनों सेनाओं से महिला कैंडिडेट को लिया गया और वो इसमें सवार होकर के गई है। मुंबई से गई है कहां तक? सेशल्स तक, और वापिस सेशल्स से मुंबई ये लौट करके आ जाएंगी। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? कोलाबा, मुंबई में है। यहीं से ये अभियान की शुरुआत होती है, तो ये केंद्र न्यूज में है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ जहाज मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो न्यूज में है। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। जैसे कि INS विक्रांत की बात करें तो ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नला देश की पहली एंटी सबमरीन कार्वेट है। INS अग्रे और INS अक्षय क्या है? इसी साल भारतीय नौसेना को 2 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत मिले थे। इनका नाम INS अग्रे और INS अक्षय है। इसका निर्माण किया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिखात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। विशाखापत्तनम से इसको नौसेना में शामिल किया गया था। और INS तारिणी के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया। उसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम है INS निर्देशक। पहला कौन सा था? फिर INS संध्याक था। और भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा ये शुरू की गई थी। इसका नाम है विनेत्रा। और रशिया में निर्मित INS तुशील को अभी दिसंबर में
भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कहां से? रशिया के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड से इसको नौसेना में शामिल किया गया था। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके लिए किस जहाज को डुबोया जाएगा? आईएनएस गुलदार को। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, इसीलिए। WHO की अभी हम बात करेंगे, उससे पहले इस दिवस की थीम जरूर देख लो। स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। बाकी WHO की स्टैटिक देख लो। हमने कहा स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड है टेड्रोस अधानोम। और डे वाला प्रश्न है, तो अप्रैल में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। हमने देखा 21 जून को जो योगा दिवस होता है उसकी थीम अभी घोषित कर दी गई है। थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया था। अभी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में भी मनाया था, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के नौलेर गुरेर संदेश को अभी जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये है क्या? नौलेर गुरेर संदेश। तो ये एक तरह का व्यंजन है, दूध और खजूर के गुड़ से बनाई जाने वाली एक मिठाई है जो मिलती है पश्चिम बंगाल में। इसको जीआई टैग मिला। एक्चुअली में अभी पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। सारे में एक बार बता देता हूं आपको। एक तो ये हो गया नौलेन गुरेर संदेश। एक बोंडे होता है जो भी एक तरह की मिठाई है। छाना बोरा भी एक मिठाई है। और विष्णुपुर का मोतीचूर के लड्डू, लड्डू तो एक मिठाई है ही सही। बाकी एक राधुनी पागल चावल है, इसको भी जीआई टैग मिला। मालदा का निस्तारी रेशम धागा है, ये रेशम धागे को जीआई टैग मिला। और बुराईपुर अमरूद को जीआई टैग मिला। ये सारे पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा 2 और हैं। एक तो गुजरात का अमलसाद चीकू है, जिसे लोकल लैंग्वेज में सपाडिल्ला कहा जाता है। और एक तमिलनाडु का पनरुत्ती काजू है, इसको भी जीआई टैग दिया गया अभी। तो एक साथ इतने प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग दिया गया। मैंने आपको सारे बता दिए। और जीआई टैग से अभी 2-4 बार हमने प्रश्न भी पढ़ लिया इस साल, तो मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और ये एक्ट है कब का? 1999 का लागू हुआ। 2003 में पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? याद रखना, 10 सालों के लिए। और इसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है या कौन देता है? तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है जो। अच्छा, किन किन को मिल गया वो देख लेते हैं। अभी दिसंबर में पड़ा था हैंडीक्राफ्ट घर चोला को जीआई टैग मिला था, ये गुजरात का है। वर्जिन नारियल तेल, ये भी 2025 में दिया गया, ये है निकोबार का। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करना। तो धड़ 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 एक साथ दे देते हैं ये लोग। और अहमदाबाद के भी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते को और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को भी जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे हितेश गुलिया का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा मुक्केबाजी से। तो अभी विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने अभी कितने मेडल जीते हैं? 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं। जिसमें से ये 1 गोल्ड कौन लेकर के आए? हितेश गुलिया इनका नाम है। 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर के आए हैं। यहाँ पे इन्होंने किनको हराया वो भी बता दूं, इंग्लैंड के ओडेल कमारा को हराया है। और इस तरह से आप कह सकते हो विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे सिल्वर किसने जीता वो भी बता दूं, अविनाश जामवाल ने जीता है, लेकिन गोल्ड वाला नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर पदक तालिका मेडल टैली में आपको बताऊं पुरुष वर्ग में, तो पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान है और आप देख सकते हो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। और अभी ये जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 है, इसका जो पहला चरण हुआ है ये ब्राजील में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से महिला वर्ग में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत ने महिला वर्ग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो रैंकिंग मैंने आपको बताई है ये पुरुष वर्ग की है, मेंस कैटेगरी। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 की बात करें तो ये 2 चरणों में होंगे। अभी पहला चरण हो चुका है, 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हुआ ब्राजील में। अब इसका दूसरा चरण, दूसरा फेज होगा 30 जून को शुरू होगा, 7 जुलाई तक चलेगा, कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। और उसके बाद फिर विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल ये नवंबर में होगा, ये भारत में होगा। और याद रखना कि भारत पहली बार
ये नवंबर में ही नई दिल्ली में होगा। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। तो भारत पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा इस साल। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस मतलब इसकी बैठक होगी, इसकी तीसरी बैठक होगी जो कि भारत में होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल रिसर्च जो कॉन्फ्रेंस है, किसके ऊपर? पेंशन के ऊपर। अभी इसका आयोजन किया गया कहां पे? नई दिल्ली में। और उद्देश्य है पेंशन पर शोध यानी कि रिसर्च और उस पर चर्चा करना। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में, जो भारत मंडपम है वहीं पे। भारत सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताए, आज जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है, यूथ पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, एक समय ऐसा आएगा जब यही यूथ कन्वर्ट हो जाएगा बूढ़े लोगों में, तब उस समय आप कहोगे शायद बूढ़े हमारे पास सबसे ज्यादा है। और बूढ़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी पेंशन। इसीलिए सभी के लिए पेंशन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि उस समय हर वृद्ध व्यक्ति एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन यापन कर सके। तो उसी के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं कि इस तरह के क्या प्लान लाए जाएं, कैसे करा जाए, क्या किया जाए, और उसी के लिए ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। और आयोजन किया किसने? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। अच्छा, ये जो संस्था है इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। इसके अभी नए हेड कौन बने थे? चलो ये आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूं, फिर मैं इसके नए हेड कौन बने थे ये आप बताइएगा। बाकी देखो, यहां पे हम पेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ पेंशन से संबंधित ही प्रश्न मैं आपको कराता हूं। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके काम के होंगे सारे। जैसे कि देखो, अभी केंद्र सरकार ने किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की थी? तो 80 वर्ष। नई पेंशन स्कीम का नाम क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। अटल पेंशन स्कीम कब आई थी? 9 मई 2015 को। कहां से लॉन्च की गई थी? कोलकाता से। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को घटा के कितना कर दिया था? 50 वर्ष कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है। और 2017 में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक पेंशन योजना शुरू की थी। कौन सी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये योजना 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों के लिए है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। सिंगल वुमेन पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है, आया एग्जाम में। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की थी? तेलंगाना। नेशनल पेंशन डे भी होता है भाई, 17 दिसंबर को। एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू हुई थी? 18 सितंबर 2024 में। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना ये शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये तो पेंशन की हमने बात कर ली, और ये हमारा प्रश्न सम्मेलन से संबंधित भी था। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2025 के हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन अभी मोदी जी ने ही किया था भोपाल में। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता, एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, ये इसका आयोजन हुआ पुणे में। कान बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति है हुआ कहां पे? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन हुआ भारत में नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन हुआ दुबई यूएई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन अभी मई में होगा, भारत में होगा, मुंबई में। पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा इसका हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल, कौन कौन से? मिताथल और तिग्राना, इसको आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। तो 4400 साल से भी पुराने ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और क्षति से बचाना। अगर हम इनकी थोड़ी थोड़ी बात करें, ये जो मिताथल स्थल है, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसकी खोज सबसे पहले 1913 में समुद्रगुप्त के सिक्कों के भंडार के साथ हुई थी। और जो तिघराना स्थल है और यहाँ जो बस्ती मिली है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व पुरानी है। यहाँ सोथियन नामक
ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदाय निवास करते थे। तो ये दोनों स्थलों के नाम याद रखना, मिताथल स्थल और तिग्राना स्थल। इन दोनों को, ये दोनों हड़प्पा स्थल है, इन दोनों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक के रूप में अभी घोषित किया किसने? हरियाणा ने। अब हरियाणा ने किया तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री है नायब सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड हो गया ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर हो गया लोटस, स्टेट ट्री हो गया पीपल का। उसके अलावा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई? पानीपत हरियाणा। और किसने की? हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने। और दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो भी नई दिल्ली में हुआ था, उसका शुभंकर उज्ज्वला है और टॉप पे हरियाणा रहा था। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया था अभी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान भी लॉन्च किया था हरियाणा ने। और भी 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका 15वां एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। झारखंड टॉप पे रहा था, हरियाणा उप विजेता रहा था। और एक पॉइंट और याद रखना कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बन रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है, ये भी जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो RCB के ओपनर विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अभी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ RCB के मैच में ये उपलब्धि हासिल की है और इस तरह से वे क्रिस गेल के बाद 13,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना। और आप जानते हो अभी BCCI के सचिव कौन बने थे? देवजीत सेकिया बने थे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए अध्यक्ष हमने देखा था, कौन बन गए? मोहसिन नकवी बन गए। और ईरा जाधव का नाम याद रखना, मात्र 14 वर्ष की हैं और अभी अंडर 19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। स्मृति मंदाना वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। और उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था इन्हीं के बारे में कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर वो बन गई हैं। और उसके अलावा इन्होंने ही सबसे तेज वनडे शतक का नया रिकॉर्ड भी बनाया था, मात्र 70 गेंदों में शतक लगा दिया था वनडे में। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 में रुद्राक्ष पाटिल ने अभी कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो इस सीजन का पहला ISSF वर्ल्ड कप 2025, इस बार इसका ये 40वां संस्करण है, जो कहां पे हुआ? बुएनस आयर्स अर्जेंटीना में। और इसमें अभी भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1907 में। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है और इसके हेड है ल्यूसियानो रोसी। अच्छा, शूटिंग से एक हमारे शूटर का नाम आपको याद आएगा, मनु भाकर का नाम। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। वैसे 4 खिलाड़ियों को मिला। चलो आप बताओ, 4 खिलाड़ियों में से एक तो नाम मनु भाकर हो गई, बाकी 3 खिलाड़ी कौन है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर सभी को आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड को शुरू किया गया, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो आंसर होगा 100%। तो अभी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को मंजूरी दे दी है। जीवंत गांव कार्यक्रम 2 की अवधि है वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक। और योजना के लिए कुल आवंटन कितना है? 6,839 करोड़ रुपए। ये केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है। जीवंत गांव कार्यक्रम फर्स्ट और सेकंड का क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे इन ब्लॉकों में स्थित पिछड़े गांवों का विकास करना, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन न करें। तो यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास। और हाँ, इसकी डिटेल्ड PDF आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका टेस्ट लगा सकते हैं, क्विज बना करके तैयार कर दी जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो।
तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते और सेशन एंड करते, और अवार्ड वाला जो वीडियो है इसके बाद जाकर के देख लेना, ताकि सारे अवार्ड्स आपके कवर हो जाए जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 36 पे। कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू, या इसी को ही बोहाग बिहू भी कहते हैं, इसका आयोजन कहां पे हुआ? असम में। और अभी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन ये किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी अभी किसे नियुक्त किया गया? सीमा अग्रवाल को। वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह प्राधिकरण को रखा गया? तो पारादीप बंदरगाह। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रारंभिक शिक्षा। फिर पूछा अभी समता दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल। और देश का सबसे बड़ा 5.4 गीगावाट का हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात। भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां पे किया? लद्दाख में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।